गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में आपकी जो बुक का थर्ड वाला पार्ट है भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 1 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। देखिए, जीने का संघर्ष, जीना कैसे, उसका संघर्ष कैसे करते हैं वो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ में फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। अब क्या हुई, जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 715 में कितनी थी, 2 करोड़ थी, 2 करोड़ थी और कुछ पॉइंट में थी ज़्यादा। ठीक है, और वो अब 1789 में कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। मतलब 2 से अब कितनी, वो 5 और बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज भी बढ़ गई है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब क्या हुआ, अब जो वहाँ की महंगाई है, अनाज जो उत्पादन है उसकी तुलना में महंगाई काफ़ी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और जिसके कारण जो मुख्य जो हमारा खाद्य रहता है उसमें भी क्या हो गई थी, उसकी कीमत में भी तेज वो जो वृद्धि बढ़ चुकी थी। ठीक है, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा हो गई थी। अब देखिए क्या, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियों तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकाश से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसा जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इसका क्या परिणाम हुआ, जो अमीर और गरीब है उसकी क्या खाई चौड़ी होती गई और जो स्थितियाँ है वो भी क्या हो गई और बदतर होती गई। उसका पैदावार का जो प्रकोप है वो क्या हो गया, गिर गया, मतलब कम हो गया, जिससे क्या हुआ, रोजी रोटी में संकट आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अब उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब कैसे कल्पना की वो पढ़ेंगे हम। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार के संपर्क में आ सके थे। अब क्या हुआ, पहले भी क्या हुआ था, जो कर है मतलब जो ब्याज का दर है वो क्या हुआ, बढ़ता गया था, और जो किसान है और इनमें क्या हुआ था, उसके कामदार में विद्रोह होने लगा था। परंतु क्या हुआ था, जो सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था होती है उसमें क्या बदलाव लाने के कोई कार्यक्रम नहीं थे, मतलब उनमें बदलाव नहीं ला सकते थे। और इसके जो तीसरे स्टेट है उनमें क्या हुआ, इसका समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार में क्या करा, फिर उनने संपर्क करा। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे क्या समय वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापारी और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता है या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ, 18वीं सदी में क्या हुआ, एक नए सामाजिक का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसे हम क्या बोला गया, उसे मध्य वर्ग कहा गया था। और इसका क्या हुआ, व्यापार भी इसमें क्या हुआ, फैलता गया। कौन कौन सा व्यापार हुआ, एक तो ऊनी का हुआ, रेशमी वस्त्र का भी उत्पादन किया गया और इसमें ये अर्जित किया गया। ठीक है, और समृद्ध लोग थे उसको क्या खरीदते थे, अधिकतर जो लोग थे समाज के। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशवा लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह में जमना विषय अधिकार नहीं होना चाहिए। अब क्या थे उसमें, जो तीसरा स्टेट था उसमें क्या थे, प्रशासनिक सेवा वाले वकील पेशवर आदि सब लोग क्या थे उसमें शामिल थे, मतलब जितने भी पढ़े लोगों था उनका कहना था कि जो जन्मा विशेष अधिकारी नहीं होता है और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता नहीं की जानी चाहिए, और जैसी समाज के तौर पर उसकी हैसियत नहीं करनी चाहिए। जैसे छोटी कास्ट है तो उसको हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की गई थी। और अपने 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा देवी निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत का भी किया गया था, खंडन किया गया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन कर आर्थिक प्रस्ताव भी रखा था। और जो इस रूस ने क्या किया था, इस पर विचार किया था और इसका क्या किया था, फिर प्रस्ताव रखा गया था, मतलब इसको आगे बताया गया था और इसका प्रस्ताव किया था उन्होंने।
मांटेक्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च नामक रचना में सरकार के अंदर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का विभाजन भी किया था। और जब संयुक्त अमेरिका में 13 उपनिषदों व ब्रिटेनों से खुद को आज़ाद घोषित किया गया था, इसी मॉडल को सरकार बनी थी। और इसी में इस मॉडल पर क्या बनी गई थी, सरकार को घोषित कर दिया गया था। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी भी क्या की थी, महत्वपूर्ण स्रोत किया गया था उसका। दार्शनिक के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सॉलन की भी क्या गोष्ठियाँ की, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी उससे। और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका क्या हुआ था, बहुत ही प्रचार हुआ था। मतलब पुस्तकों जो न्यूज़पेपर वगैरह होते उसमें भी क्या हुई थी, बहुत ही अखबार छपी हुई थी जिससे उसका प्रचार हुआ था। पुस्तक और अखबारों के बीच लोगों के बीच जोर से क्या पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सकते थे। अब अखबार भी तो तेज पढ़ते थे ताकि जो जिसे पढ़ना नहीं आता था वो भी इसको सुन ले, पढ़ ले, सुन ले और उसको समझ ले। इसी समय में जो सोल्वी द्वारा राज्य के खर्चों का पूरा क्या फिर से एक लगाए जाने की खबर में विशेष अधिकारी वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठ गया था। अब हम पेज नंबर 8 पर आए हैं। देखिए क्या है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी इसमें हम पढ़ते हैं डिटेल में। पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से हुई। लुई सोल्वी ने कर बढ़ा दिया था और क्या आप सोच सकते हैं कि उसमें ऐसा किया गया हो, क्या होगा। प्राचीन राज्यतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था और इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, हमें पिछले भाग में हम देख चुके जैसे कि जो कर है वो कैसे बढ़ा दिया गया था और ये कैसे बढ़ा था, कैसे किया गया था। ठीक है, स्टेट जनरल एक क्या थे, राजनीतिक संस्था थे जिसमें तीनों स्टेट में अपने अपने जो प्रतिनिधि क्या करते थे वो भेजते थे। लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और इसकी अंतिम जो लास्ट वाली जो बैठक है वो कब हुई थी, 1614 में बुलाई गई थी। अब जो सम्राट रहते हैं वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि बैठक कब होगी, कब बुलाई जाएगी बैठक। ठीक है, और इसकी जो अंतिम बैठक थी, जो आखिरी वाली बैठक थी वो कब हुई थी, 1614 में की गई थी। अब फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वी ने 5 मई 1790 को नए करों के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया था और इसकी बैठक को क्या बुलाया था, स्टेट जनरल में। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साइले ने एक आलीशान भवन को भी सजाया गया था। पहले और दूसरे स्टेटों ने इस बैठक में 300 से 300 प्रतिनिधियों भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए भी गए थे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे जिससे तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत क्या था, समृद्ध था और शिक्षित भी था। किसानों और औरतों को एवं कारीगरों का सभा भी कब की गई थी, प्रवेश भी इसमें क्या था, वर्जित था। किसान और औरतों और जो कारीगर थे उनके, और फिर भी लगभग इसमें 40,000 के माध्यम से उनकी शिकायतों की मांगों की सूची भी बन गई थी और जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो प्रतिनिधि थे उन समस्याओं को अपने साथ लेकर आए थे लिखकर। ठीक है, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार भी था और इसमें लुई सोल्वी इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग की जो प्रतिनिधि की मांग थी वो अब की बार पूरी सभा के मतदान कराया जाना चाहिए था जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। अब क्या है, जो मत देते मतलब जो वोट होते हैं उसमें क्या है, सबको अधिकार रहता है कि वो अपना वोट दे। ठीक है, अपना मत दे, उसको जिधर वोट देना है, जिधर उसको सुटेबल लगता है उधर क्या देता है, वोट देता है। ये क्या है, एक सबका अधिकार है। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्स्टेंट में प्रस्तुत किया गया था। एक ये सिद्धांत है जिसको प्रस्तुत किया गया था उन्होंने, और जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया था तो तीसरे स्टेट में इसका क्या हुआ था, विरोध किया गया था। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता क्या मानते थे और 20 जून को प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में उनको जमा किया गया था। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित भी कर दिया था और उसकी शपथ भी ली थी। उनकी शक्तियों की, उनका संविधान तैयार करने की उन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। और मियारबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने के लिए वो क्या थे, सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के पक्ष जोरदार क्या कहते भाषण भी दिए थे। और अब वो जो मूलतः पादरी था उसे तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी भी गई थी। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्रांति की शुरुआत पढ़ चुकी है वाला टॉपिक। इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।